शहर से थोड़ी दूर विजयनगर नाम का एक सुनसान गांव था, जहां राय बहादुर की बड़ी सी हवेली में राय बहादुर और उनकी बीवी लक्ष्मी रहते थे। हवेली के पीछे एक बड़ा सा कुआं था। वो तकरीबन 150 साल पुराना कुआं था। एक दिन हवेली में काम करने वाली एक गंगा कुएं के पास जाती है और वो जैसे ही कुएं में झांक कर देखती है तो कुएं का पानी बिल्कुल लाल था। वो जोर से चिल्लाती है, कौन थी वो औरत और क्या था उस कुएं का राज? क्यों उस कुएं में पानी की जगह खून भरा हुआ था? वो कुआं किसका था और वो औरत उस कुएं के पास क्यों गई थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। राय बहादुर और उनकी पत्नी लक्ष्मी वहां आते हैं और देखते हैं कि गंगा वहां बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर अंदर ले आते हैं और कुछ देर बाद गंगा को होश आता है। क्या हुआ था गंगा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मालकिन, मैंने देखा कि कुएं का पानी पूरा लाल हो गया था। ये तुम क्या कह रही हो गंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा यकीन मानिए मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। गंगा के कहने पर सभी वहां गए और देखा तो कुएं का पानी बिल्कुल साफ था। सबको लगा कि ये गंगा का वहम होगा। गंगा, हमें लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो। ऐसा कहकर राय बहादुर वहां से चले गए। एक रात को एक गाड़ी उसी सुनसान रास्ते से गुजर रही थी। गाड़ी में 3 दोस्त बैठे थे जो नशे में थे। अरे अमन, तू हमें किस जंगल में लेकर आया है? ना ना शबाब, ना शबनम। हाँ ना यार, कितना बोरिंग है ये। अरे शहर की शबाब और शबनम तो रोज ही देखते हैं, अब थोड़ा गांव का भी मजा लेते हैं। क्या बात है अमन, तू तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला रे। हमें बिना बताए ही पूरी प्लानिंग कर ली। बीच में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं। अरे यार, अब इसे क्या हुआ? अब क्या शबनम की जगह इस जंगल के साथ रात गुजारनी होगी क्या? अरे जरा देखने तो दे कि क्या हुआ है। अमन गाड़ी चेक करने लगता है। गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को बुलाना होगा। अब इस जंगल में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा यार? तभी पंकज को थोड़ी ही दूर एक रोशनी दिखाई देती है। फ्रेंड्स, वो देखो, वहाँ रोशनी जल रही है। लगता है वहाँ कोई रहता है। चलो वहाँ से कुछ मदद मिली तो देखते हैं। सभी उस रोशनी की तरफ गए। धीरे धीरे वो राय बहादुर की हवेली के पास पहुँच गए। आसपास का शांत नजारा देखकर तीनों दोस्त घबरा गए थे। अरे, ये तो बिल्कुल एक हॉरर फिल्म की तरह लग रहा है। कुछ भी मत बोले यार। तीनों हवेली के पास गए और दरवाजा खटखटाया। कोई है क्या? हमें मदद चाहिए। कोई है? हवेली का एक नौकर दरवाजा खोलता है। अमन उनसे मदद मांगता है। नौकर राय बहादुर की इजाजत लेने के लिए जाता है और थोड़ी देर बाद राय बहादुर के साथ आता है। कहाँ से आए हो तुम लोग? सर, हम यहीं पास के शहर से आए हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई है। क्या आज रात हम यहाँ रह सकते हैं? राय बहादुर ने सभी को एक नजर देखा और अंदर आने दिया और नौकर को उनका कमरा दिखाने के लिए कहा। राय बहादुर ने अपने नौकर को आंखों से अजीब सा इशारा किया। नौकर ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए उन लोगों को हवेली के एक कमरे में ले गया। वो कमरा हवेली के साइड के कोने में था। ये आपका कमरा है, आप यहाँ अभी आराम कीजिए, मैं कल सुबह आऊंगा। ऐसा कहकर वो नौकर वहाँ से चला गया। गंगा अपने घर में अकेली सोचती हुई, मैंने देखा था कि कुएं में खून था। ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। वो पानी लाल ही था, लेकिन जब बाकी के लोग वहाँ गए तो पानी साफ कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन नौकर उस कमरे में गया। सबको नाश्ते के लिए नीचे बुलाया है। ओके, हम आते हैं। सब तैयार होकर नीचे आ गए। सभी टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ गए। लक्ष्मी ने सबको नाश्ता परोसा। तभी दरवाजे पर एक आदमी आया। वो राय बहादुर से अपने लिए काम मांगने लगा। सरकार, मैं पास के ही हरियाली गांव से आया हूँ। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। कृपा करके मुझे अपनी हवेली में कोई काम दे दीजिए।
नहीं तो मेरे बाल बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। बहुत मिन्नतें करने के बाद राय बहादुर ने उसे काम पर रख लिया। नाश्ता करते वक्त अमन कहता है, चाचा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी मदद की। अब हम चलते हैं। ऐसा कहकर सभी अपना सामान लेने अपने कमरे में गए, लेकिन कमरे में जाने के बाद अचानक सबको चक्कर आने लगे। ये क्या हो रहा है यार? मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? हाँ यार, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। चक्कर सा आ रहा है। थोड़ी देर बाद तीनों की आंखें खुली तो सामने का नजारा देख तीनों चौंक गए। वो एक बेड से बंधे हुए थे। वो तीनों बड़े और शानदार लैब में थे। 3 दोस्त जो थोड़ी मस्ती करने के लिए बाहर निकले थे, एक हवेली में ठहरे थे और हवेली में होती है उनकी ऐसी हालत। आखिर क्या राज है इस हवेली का और किसने किया है ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ये हम कहाँ हैं? कहाँ लाया है हमें ऐसे बांध कर क्यों रखा है? छोड़ दो हमें, जाने दो। तभी वहाँ एक आदमी आया और उसने तीनों के मुंह पर पट्टी बांध दी। थोड़ी देर बाद एक साइंटिस्ट वहाँ पर आया। उसने अपना मुंह ढक रखा था और वो बोला, घबराओ मत, हम तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। अब तुम सोच रहे होगे कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है, तो मैं बताता हूँ। साइंटिस्ट ने बताया कि वो इंसानों की बॉडी पार्ट्स को अलग अलग देशों में बेच देते हैं और उन तीनों के साथ भी यही होने वाला है। इसीलिए वो घबराए ना, क्योंकि उन्हें जरा भी दर्द का एहसास नहीं होगा। पंकज जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या हुआ पंकज? कुछ कहना चाहते हो क्या? पंकज ने हाँ में सिर हिलाया। साइंटिस्ट ने पंकज के मुंह से टेप हटा दी। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? बिजनेस पंकज, बिजनेस। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का तरीका। और देखा जाए तो एक तरह से हम देश की सेवा ही कर रहे हैं। नहीं समझे? अरे हम तो देश की आबादी कम कर रहे हैं। अमन, पंकज और राहुल वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर उस साइंटिस्ट ने इंजेक्शन लाया और तीनों को इंजेक्शन दिए। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश हो गए। अगली सुबह तीनों दोस्तों की आंखें खुली तो वो मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में थे, वो भी एकदम ठीक ठाक। हम यहाँ कैसे? और पुलिस यहाँ कैसे आई? वो आदमी कौन था जो हमें मारना चाहता था? घबराओ मत, अब तुम तीनों यहाँ सेफ हो। कामिनी उन तीनों को पुलिस स्टेशन लेकर आई। अमन ने उनके साथ जो कुछ हुआ था सब कुछ इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। हम सब कुछ जानते हैं। क्या अपने गुनहगार से मिलना चाहोगे? सामने राय बहादुर को देख तीनों चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि गांव का सीधा साधा आदमी इतने बड़े क्राइम का हिस्सा होगा। अब तुम सच बताओगे या फिर मैं? राय बहादुर ने बताया कि वो मुंबई में पहले डॉक्टर थे, लेकिन पैसों की लालच में आकर उन्होंने हॉस्पिटल में क्राइम करना शुरू कर दिया, जैसे कि मरे हुए लोगों की बॉडी पार्ट्स चुराकर उन्हें बेच देना, पेशेंट से एक्स्ट्रा चार्जेस लेना। लेकिन एक दिन वो पकड़े गए और स्टाफ ने उन्हें पुलिस के हाथों में देने की बात की। इसीलिए वो हॉस्पिटल से भाग गए और शहर से दूर इस गांव में आ गए। उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर वो गांव में आकर चुपके से क्राइम करेंगे तो किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। यही सोचकर उसने गांव की हवेली खरीद ली और बाद में उसमें सुरंग बनवाई लैब के लिए। प्लानिंग तो तुमने बहुत अच्छी की थी राय बहादुर, लेकिन तुम ये भूल गए कि क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पुलिस के हाथ में आ ही जाता है। लेकिन सर, आपको इस बात का पता कैसे चला कि शहर से बाहर इस जंगल में ये सब हो रहा है? कामिनी, 2 दिन पहले गंगा नाम की एक औरत पुलिस स्टेशन आई थी। पुलिस स्टेशन में गंगा? सर जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने सच में कुएं का पानी लाल देखा था, लेकिन पता नहीं वो बाद में साफ कैसे हो गया। उस कुएं में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। गंगा ने बताया कि वो गांव के पुलिस स्टेशन में जाती तो शायद उसे वहाँ कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि गांव में राय बहादुर की ताकत ज्यादा है। उसके बाद इंस्पेक्टर राठौड़ ने हवलदार लालू पटेल को वेश बदलकर हवेली में जाने के लिए कहा।
और लालू पटेल काम के बहाने वहां आया और पहला काम उसने किया कि उस कुएं का पानी लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिया। और इमरजेंसी में जैसी ही लैब की रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि पानी में खून था और पानी को साफ करने के लिए उसमें लिक्विड भी डाला गया था। तभी वो वहां उन्हें पकड़ने के लिए निकले, जब वो तीनों दोस्त बेहोशी की हालत में कुएं के अंदर लाए जा रहे थे और तब लालू पटेल उन पर नजर रखे हुए था। वाह सर, जवाब नहीं आपका। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कहते हैं गुनहगार खुद अपनी मर्जी से गुनाह का रास्ता नहीं चुनता, उसके हालात उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन राय बहादुर की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसने जुर्म का रास्ता चुना? नहीं, उसकी मजबूरी नहीं, उसके लालच ने उसे गुनहगार बनाया है। इसीलिए हमेशा अपने आसपास की हरकतों पर नजर रखें और सुरक्षित रहें। फरेब। मीशा अपने फ्रेंड के घर दुर्गा पूजा के लिए गई थी। उसके साथ उसका भाई साजिद भी था। मीशा वहां सबसे मिल ही रही थी कि पूजा शुरू होने का टाइम हो गया। मीशा ने अपने आसपास देखा तो उसका भाई उसे कहीं नजर नहीं आया। मीशा अपने भाई को घर में ढूंढने लगी। तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आया। अरे मीशा, कहाँ हो तुम? पूजा शुरू होने वाली है। हाँ बस मैं आ रही हूँ, भैया को ढूंढ रही हूँ। अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए, बस उन्हें लेकर आती हूँ। मीशा साजिद को ढूंढ ही रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे सोफे के पास कोई खड़ा है। उसने उसके पास जाकर देखा तो साजिद की लाश वहां पड़ी थी। उसके सीने से खून निकल रहा था। वो जोर से चिल्लाई। एक पूजा का घर जहां भगवान की आराधना हो रही थी, वहीं किसी ने ये पाप कर दिया। साजिद को किसी ने इतने लोगों के बीच बड़ी ही चालाकी से मारा था। क्या लगता है आपको, किसने मारा होगा साजिद को? या फिर ये एक आत्महत्या थी? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। साजिद भैया, साजिद भैया, उठिए ना। ये आपको क्या हो गया भैया? प्लीज उठिए ना। मीशा की आवाज सुनकर सभी ऊपर के कमरे में चले गए। एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया। हेलो पुलिस स्टेशन, राजपाल नगर में वृंदावन हाउस में एक आदमी की मौत हो गई है। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। आप सभी लोगों को वहां ठहरने के लिए कहिए। किसी को भी घर से बाहर आने मत दिए और लाश के पास कोई ना जाए। ध्यान रहे, हम जल्द से जल्द वहां पहुंच गए हैं। कामिनी ने फोन रखा और इंस्पेक्टर राठौड़ को इन्फॉर्म किया। दोनों ही इंसिडेंट प्लेस पर पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने देखा कि आसपास की सभी चीजें ठीक ठाक है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। कामिनी और राठौड़ ने पूजा में आए सभी लोगों से पूछताछ की। साजिद को आखिरी बार किसने देखा था और वो किससे बात कर रहा था? ऐसा तो कुछ कह नहीं सकते साहब। पूजा है घर में, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। अब किससे बात की, क्या की, ये हम कैसे बता सकते हैं? आपका साजिद से रिश्ता क्या है? साजिद मेरे भाई थे, पूजा के लिए मेरे साथ आए थे। मैं सबसे मिल रही थी, तभी साजिद भैया मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए और मैं उनको ढूंढने के लिए निकली तो भैया मुझे इस हालत में मिले। आप रोइए मत, अपने आप को संभालिए। मेरा इस दुनिया में भैया के अलावा और कोई नहीं था। कामिनी मीशा को दिलासा दे रही थी। इंस्पेक्टर राठौड़ ने साजिद की डेड बॉडी को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौड़ और कामिनी साजिद के ऑफिस में गए, जहां वो गार्ड की नौकरी करता था। ऑफिस के मैनेजर से मिलने के बाद मैनेजर स्टाफ के सामने इंस्पेक्टर राठौड़ को बताते हैं कि साजिद ने 1 हफ्ते पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। वो कहीं और नौकरी कर रहा था। साजिद ने यहाँ नौकरी क्यों छोड़ी थी? वो तो पता नहीं सर, बस कह रहा था कि अभी ज्यादा पैसे कमाने हैं तो कुछ और करना होगा। कुछ और का मतलब? पता नहीं सर, शायद उसे कोई और अच्छी नौकरी मिल गई हो। उसने कुछ बताया नहीं क्या? उससे कुछ पूछना यानी खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है सर। तुम कौन? मेरा नाम रंजीत है सर। मैंने और साजिद ने साथ में ही ये कंपनी ज्वाइन की थी सर, लेकिन 1 हफ्ते पहले
जब मैंने उससे पूछा कि नौकरी क्यों छोड़ रहा है, तो उसने मुझसे बदतमीजी से बात की और बात बढ़ गई और हमारा झगड़ा हो गया। उसके बाद से मैंने उसे ना देखा है ना उससे बात की है। लगता है साजिद से बहुत नाराज हो तुम। नाराजगी तो होगी ना सर, उस दिन उसने मुझे बहुत बुरा भला कहा। दोस्तों से कोई ऐसे बात करता है क्या सर? जाने दीजिए, और अब तो सोच लिया है, ना ही उससे दोस्ती रखूंगा और ना ही उससे मिलूंगा। मिल पाओगे भी नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि मिलने के लिए इंसान का जिंदा होना जरूरी है। ये सुनकर रंजीत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहां से चले गए। दोपहर को साजिद के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर वो दंग रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो सीधे फॉरेंसिक लैब में चला गया और वहां उस साइंटिस्ट से मिले। सर, हमें इसका मतलब समझ नहीं आया। रिपोर्ट में लिखा है कि साजिद के सीने में गोली मिली है, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? अजीब तो है, लेकिन यही सच है। हमें साजिद के सीने से गोली मिली है, लेकिन उसकी मौत गोली लगने से नहीं हुई है। तो किससे हुई है साजिद की मौत? वो तो हम अभी देख रहे हैं, लेकिन उसके सीने में से ये सिल्वर के कुछ टुकड़े मिले हैं। इसे जोड़ने के बाद पता चल जाएगा कि ये है क्या। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौड़ वहां से चले गए। इस केस ने अब अलग मोड़ ले लिया था। लैब की रिपोर्ट के मुताबिक साजिद की मौत गोली की वजह से नहीं हुई थी। तो कैसे हुई थी साजिद की मौत, और उसके सीने में सिल्वर के टुकड़े कहां से आए थे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सर, ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अभी तक खूनी का कोई पता नहीं चल रहा है और इस मौत का असली रीजन भी समझ नहीं आ रहा है। डोंट वरी कामिनी, जल्द ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कामिनी को याद आया कि साजिद जिस कंपनी में काम करता था, उसके पीछे एक गोडाउन था जो उस टाइम बंद था। उसने इंस्पेक्टर राठौड़ को बताया। सर, मुझे लगता है कि हमें वहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। आज रात वो सबूत भी मिल जाएगा। इंस्पेक्टर राठौड़, कामिनी, लालू पटेल रात के तकरीबन 1 बजे चुपके से उस गोडाउन में घुसे। गोडाउन का दरवाजा बंद था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने खिड़की का लॉक तोड़ा और वहां से अंदर गए। गोडाउन में अंधेरा था। सबने अपने पास रखी टॉर्च ऑन की और चारों ओर छानबीन करने लगे। तभी लालू पटेल को कुछ दवाई के पैकेट्स मिले जो कि खाली थे और कुछ भरे हुए थे। सर, ये माजरा क्या है? आधी दवाई की खाली पैकेट है, आधी भरी हुई है। पटेल साहब, इस दवाई के कुछ सैंपल्स अपने साथ ले लो और जल्द से जल्द फॉरेंसिक लैब में भेजो और जांच करवाओ। आखिर पता तो चले कि दवाई है किस चीज की। सर, एक अजीब बात है। यहाँ पर कुछ ऐसे बॉक्स भी हैं जो खाली हैं और खाली बॉक्स और दवाई पैकिंग वाले बॉक्स दोनों ही सेम हैं। जितनी दिख रही हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी बातें हैं इस केस में। अगली सुबह लालू पटेल और राठौड़ फॉरेंसिक लैब में मेडिसिन के सैंपल्स लेकर पहुंचे। उन्होंने सैंपल्स टेस्ट के लिए दिए। कुछ देर बाद वही साइंटिस्ट अपने हाथ में एक लैपटॉप लेकर आया। हेलो इंस्पेक्टर राठौड़, आपसे एक जरूरी बात करनी है। प्लीज कम विद मी। राठौड़ और लालू पटेल साइंटिस्ट के साथ उनके कैबिन में चले गए। राठौड़ सर, आपने जो मुझे मेडिसिन दी थी टेस्ट के लिए, उसमें से कुछ मेडिसिन असली थी और कुछ नकली थी। इसका मतलब ये है कि कोई तो था जो ओरिजिनल मेडिसिन को डुप्लीकेट मेडिसिन के साथ एक्सचेंज कर रहा था। लेकिन सर, ऐसा कौन कर सकता है और क्यों? यही तो पता लगाना है। और एक बात, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि साजिद की मौत गोली की वजह से नहीं हुई है? साइंटिस्ट ने बताया कि साजिद इससे पहले एक स्कूल में गार्ड का काम करता था। उस वक्त कुछ गुंडों ने स्कूल पर हमला किया था। एक बच्ची की जान बचाते बचाते उसे गोली लगी थी, लेकिन ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने उसके सीने से गोली नहीं निकाली, क्योंकि गोली निकालने से साजिद की वही मौत हो जाती। इसीलिए वो गोली अंदर ही रह गई और जो सिल्वर के टुकड़े उन्हें मिले थे उससे एक लॉकेट बन गया। उस लॉकेट के अंदर एक मिनी ब्लास्ट डिवाइस लगाया हुआ था।
जो मोबाइल के कनेक्शन में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। ये बात सुनकर लालू पटेल और राठौड़ हैरान रह गए। सर, इसका मतलब है जिसने भी साजिद को सिल्वर लॉकेट दिया होगा वही उसका कातिल है। वो भी पता चल जाएगा। अगले दिन राठौड़ ने मीशा, साजिद के मैनेजर और रंजीत तीनों को पुलिस स्टेशन बुलवाया। तीनों ही आ गए। इंस्पेक्टर राठौड़ ने वो लॉकेट तीनों को दिखाया। लॉकेट देखते ही रंजीत ने वहाँ से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने उसे पकड़ा और एक जोर का थप्पड़ मारा। मैं सब सच बताता हूँ, प्लीज मुझे मारिए मत। रंजीत ने बताया कि वो दोनों मिलकर कंपनी से मेडिसिन चुराते थे और नकली दवाई मिलाकर उन्हें फॉरेन की कंपनी को बेच देते थे। इससे उन्हें ज्यादा पैसा मिलता था। लेकिन एक दिन साजिद के ऊपर पैसों का लालच चढ़ गया। उसने पार्टनरशिप के पैसे देने से इनकार कर दिया और इसी बात पर उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था। साजिद ने रंजीत को मारने की धमकी दी थी। बस उसी बात का गुस्सा मन में रखकर रंजीत ने साजिद को मारने का प्लान बनाया। रंजीत ने बताया कि घर से निकलने के बाद जब साजिद फूलों का हार लेने के लिए रुका तो मैं ऑलरेडी वहाँ पर था। साजिद जैसे ही गाड़ी से निकलकर फूल वाले के पास आया, रंजीत साजिद के पास गया और उससे माफी मांगी और उसे खुश करने के लिए वो सिल्वर लॉकेट दिया जो उसने बनाया था। साजिद कब तक नाराज रहेगा? देख, मैं आज तेरे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। साजिद ने खुश होकर लॉकेट ले लिया और अपने कुर्ते की जेब में रख लिया और कुछ वक्त बाद रंजीत ने ही साजिद को कॉल किया और जैसे ही साजिद ने कॉल उठाया उसके ऊपर के जेब में रखा लॉकेट ब्लास्ट हो गया। देखा कामिनी, दोस्ती की एक और झूठी मिसाल। सर, लेकिन आपको पता कैसे चला कि खूनी यही है? कामिनी, मैंने तो बस अंधेरे में तीर मारा इन सबको यहाँ बुलाकर। रंजीत ने बस भागकर खुद साबित कर दिया कि वही कातिल है। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। साजिद को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त था। उसी ने अपने गुस्से को निकालने के लिए साजिद को मार डाला। सच कहते हैं लोग कि बुरे लोगों से ना दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी। अपने कर्मों का फल हमें यही मिलता है। साजिद और रंजीत को भी अपने अपने कर्मों का फल मिल गया।